Welcome. Good morning, all of you. Today we are going to start class 9th subject SST Political Science. चैप्टर नंबर 2 चल रहा था हमारा व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी. पार्ट नंबर 2 में आज पढ़ेंगे. टॉपिक है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन. हम पढ़ रहे थे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी की फीचर्स पढ़ रहे थे कि डेमोक्रेसी क्या क्या फीचर है. तो सेकंड टॉपिक है हमारा फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन. अब देखिए, इसको कहते हैं हम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला. अब इसमें एक एग्जाम्पल दिया है चैप्टर नंबर 1 का, जिसने आपके सिलेबस में नहीं है, आपने नहीं पढ़ा, चाइना का. उसमें देखिए, इन चाइना इलेक्शन आर द रेगुलरली हेड आफ्टर एवरी 5 ईयर फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट. बिल्कुल सही है कि चीन की संसद की जो संसद है ना, उसके लिए इलेक्शन बता रहा है. कार्ड द कांगो रियमन द देवा धाई नेशनल पीपल कांग्रेस. द नेशनल पीपल कांग्रेस हैज़ द power to appointment the president of the country. It has the nearly 3,000 members elected from all over China. Some members are elected by the army. Before contesting election, a candidate needs the approval of the China Communist Party. Only those who are members of the China Communist Party or the 8 smaller parties allied to it were allowed to the contest of election. Had the 2002-3, the government is always formed by a community party. अब देखिए, इसमें एक प्रीवियस चैप्टर का उसने एग्जाम्पल जैसे बताया, जैसे चीन के लिए बताया है इन चाइना इलेक्शन, कि चीन की संसद जो है ना, चीन संसद को कमांगुआओ रेमिन दाइवियो दाहुया यानी राष्ट्रीय जनसंसद, जिसको हम कहते हैं नेशनल पीपल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनसंसद कहते हैं. तो चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं. यानी उसमें कहते हैं ना 5 ईयर्स ऑफ इलेक्शन, हर 5 साल बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं. इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है. यहाँ की जो चाइना की जो पार्लियामेंट्स है, उसको राष्ट्रपति इलेक्ट करने का अधिकार है, प्रेसिडेंट. इसमें पूरे चीन के करीब ना लगभग 3,000 सदस्य आते हैं. कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है, जैसे इसने बताया कि कुछ मिलिट्री है ना. इसमें क्या है, चुनाव लड़ने कि इसमें से क्या कहते हैं कि भाई चुनाव जो करते हैं ना, चुनाव लड़ने से कि जो 3,000 सदस्य हैं, कुछ सदस्य चुनाव में सेना भी करती है. और चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवार को ना चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है. जो भी चुनाव लड़ेगा तो सबसे पहले उन व्यक्तियों की जो चीन में जो पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, उससे यानी कि पहले परमिशन लेनी होती है. और 2000 जैसे 2-3 में अगर हम देखते हैं, 2002 और 3 में तो हुए चुनाव में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उसके संबंध यानी कम्युनिस्ट पार्टी और उससे रिलेटिव जो छोटी पार्टियां हैं, जैसे लगभग 8 पार्टी, छोटी पार्टियों के सदस्यों को चुनाव लड़ने की अनुमति मिली. सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की बनती है, क्योंकि वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी है. तो कह रहा है कि वहाँ कह रहा है छोटी छोटी ना 8 स्मॉलर पार्टीज है ना, अलाइड टू द वर अलाउड टू द कॉन्टेस्ट इलेक्शन. छोटी छोटी पार्टी भी है कि जब भी वहाँ कोई पार्टी बनती है, सरकार बनती है, तो कम्युनिस्ट पार्टी की बनती है. ये चुनाव के लिए बताया चाइना का. आगे देखिए, नेक्स्ट है, सिंस इज द इंडिपेंडेंट इन द 1930 मैक्सिको होल्ड इलेक्शन after every 6 years to elect its president. The country has never been under a military or the dictatorship rule. अब देखिए इसमें क्या कहा है, लेकिन 1930 में आज़ाद होने के बाद से, जैसे मैक्सिको जो आज़ाद हुआ 1930 में, आज़ाद होने के बाद से मैक्सिको में हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं. कितने बाद, जैसे प्रेसिडेंट है ना, हर एवरी 6 ईयर चुनाव किए जाते हैं. देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई है ना. द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर ए मिलिट्री और द डिक्टेटरशिप. मिलिट्री मन होता है सेना शासन और डिक्टेटरशिप मन तानाशाही.
तो कह रहा है कि वहाँ देश में ना, अर्थात कहाँ, मैक्सिको में कभी भी फौजी शासन या मिलिट्री शासन या तानाशाही डिक्टेटर शासन नहीं आया। बट अंटिल द 2000 एवरी इलेक्शन वाज ऑन बाई ए, लेकिन कह रहा है कि सन 2000 के बाद हर चुनाव के अंदर पार्टी called the PRI, Institutional Revolutionary Party, opposition party did contest election। लेकिन कह रहा है कि लेकिन सन 2000 तक हर चुनाव में PRI अर्थात इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी नाम की एक पार्टी को ही जीत मिलती थी, एक ही पार्टी को जीत मिलती थी। बट नेवर मैनेज टू विन, जीती थी। विपक्षी जिस चुनाव में हिस्सा लेते थे पर कभी भी उन्हें जीत हासिल नहीं होती थी। अब देखिए क्या होता है। द PRI was known to use many dirty tricks to win the election। अब देखो जो PRI है ना, ये तरह तरह के, यानी चुनाव में ऐसा होता है तो दूसरे ने कहा कि चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। हर हाल में जीत हासिल करने के लिए PRI संख्या करती थी, यानी कोई गलत करा ना, डर्टी ट्रिक्स, गंदे तरीके अपनाती थी। ऑल दोज हु वर एम्प्लॉयज इन गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड टू अटेंड इन पार्टी मीटिंग, टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल यूज टू फोर्स पेरेंट टू वोट फॉर द PRI। मीडिया largely ignore the activities of the opposition party, political parties expected to the criticize them। Sometimes the polling booth were shifted from one place to another in the last minute, which made it different for the people to cast their vote। The PRI spent a large sum of money in the campaigning of its candidate। अब देखो PRI के बारे में बताया गया है कि PRI किस प्रकार से, यानी कि कह सकते हैं कि ये जो डर्टी ट्रिक्स भी अपनाती थी, हर हथकंडे अपनाती थी चुनाव जीतने के लिए, लेकिन ऐसा सक्सेस वहाँ नहीं हुआ। तो चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को जो चुनाव इसमें बताया है कि चुनाव के तरह के हथकंडे अपनाकर हर हालत में जीत हासिल करने के लिए ना PRI कुख्यात थी। सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले जो सभी लोगों के लिए ना पार्टी की बैठक में जाना अनिवार्य होता था। ये कहा कि जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, कर्मचारी एम्प्लॉयज़ हैं, उसको उसकी मीटिंग में जाना होता था, जाना अनिवार्य था। सरकारी स्कूल के जो गवर्नमेंट जो टीचर्स थे, अध्यापक थे, अपने छात्र छात्राओं के जो पेरेंट्स थे ना, उसके माँ बाप से PRI के लिए वोट देने की कहते थे। अब देखिए एक टीचर है और ये अपने बच्चे को कह रहा है कि आपके पेरेंट्स को बोलना कि इस पार्टी को PRI को वोटिंग करना है। वहाँ देखो उसका टीचर का काम एक स्टूडेंट्स को उसको एजुकेशन से संबंधित है, उसको पढ़ाने से संबंधित है, उसको पॉलिटिशियन से क्या लेना देना है। फिर भी देखो छात्र छात्रों के तो कहता है कि माँ बापों से PRI के लिए वोट देने के लिए कहते थे। मीडिया भी जब तक विपक्षी दलों की आलोचना करने के अलावा उसकी गतिविधियों का नजरअंदाज करती थी, यानी जो मीडिया था ना, वे भी बिल्कुल उसकी क्रिटिसाइज करता था। कई बार एकदम अंतिम क्षणों में भी मतदान केंद्रों में, जैसे कोई मतदान हो रहे हैं, वोटिंग हो रहे हैं, तो अंतिम जो क्षण है, जैसे मान लें होने वाले है, तो मतदान जो केंद्र है ना, वोटिंग प्लेस है, केंद्र को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह कर दिया जाता था, जिससे अनेक लोग वोट ही नहीं डाल पाते थे। PRI अपने उम्मीदवार को चुनाव अभियान में काफ़ी पैसा खर्च करता था, है ना, लार्ज सम ऑफ द मनी इन द कैंपेनिंग फॉर इट्स कैंपेनिंग। अब देखिए यहाँ पर PRI पार्टी जो कर रही है चुनाव में, क्या ये आप हम कह सकते हैं ये डेमोक्रेटिक फ्री एंड फेयर इलेक्शन है? इसको नहीं कह सकते। फ्री एंड फेयर इलेक्शन का तो मीनिंग सीधा सा है कि वोटर्स को विदाउट, यानी कि प्रेशर से, बिना किसी दबाव से, बिना किसी लालच की ग्रिड से, उसको यानी कि स्वतंत्रता से उसका वोटिंग का जो राइट है ना, उसका यूज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर PRI इस प्रकार से कर रही है, तो क्या कह सकते हैं आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन? नो, हम नहीं कह सकते। वी कैन नॉट से इट इज़ द फ्री और फेयर इलेक्शन, हम नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ तो क्या है कि प्रेशर डाला गया है। अब देखिए आप, शुड वी कंसिडर द इलेक्शन desirable above as the example of the people electing their roles? The reading these sample we get a sense
that we cannot. There are many problems here in China. The election do not offer the people any serious choice. They have to choose the ruling party and the candidate approved by it. Can we call this a choice? In this Mexico example, people seem to really have a choice, but in the practice they had no choice. There was no way the ruling party could be the defeated even if people were against it. There are not fair election. अब देखिए सेकंड पैराग्राफ में क्या है। अब क्या है कि जो हमने ऊपर पीआरए की जो कंडीशंस पढ़ी कि किस प्रकार से पीआरए अपने स्टूडेंट्स के जो वहाँ जो गवर्नमेंट टीचर हैं, वे गवर्नमेंट टीचर अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को भी उसके पेरेंट्स के लिए बोलते थे कि चुनाव कहाँ पर डालना, क्या नहीं करना, वोटिंग। इस बार देखिए क्या हम ऊपर जितने भी चुनाव से संबंधित जो मुद्दे पड़े हैं तो उसमें क्या है, लोगों के द्वारा अपने शासन चुनने के उदाहरण मान सकते हैं। इन उदाहरणों को पढ़ने से तो हमें यही लगता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ काफ़ी सारी समस्याएं हैं, है ना। देर आर द मैनी प्रॉब्लम्स इन चाइना। ये तो बहुत भारी समस्या है। चीन के युवाओं में लोगों के सामने कोई वास्तविक और गंभीर विकल्प ही नहीं होता। लोगों को जो शासन दल या उसके द्वारा जो स्वीकृत उम्मीदवार को ही वोट देना होता है। क्या हम इसे मनपसंद चुनाव कह सकते हैं? कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। अब देखिए मैक्सिको का एग्जाम्पल लीजिए। मैक्सिको के मामले में ऐसा लगता है कि कहने का विकल्प होते हुए भी असल में वहाँ की जनता के पास कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं, और न था। किसी भी तरह में शासक दल को पराजित नहीं किया जा सकता। लोगों के चाहने पर भी वहाँ चुनाव निष्पक्ष नहीं होते थे। अब चाहते थे लेकिन देयर वाज द नो वे टू द रूलिंग पार्टी कुड बी द डिफीटेड, क्योंकि दूसरों को पराजित करने का कोई अधिकार बनता ही नहीं, उसके पास ऑप्शन नहीं था। इवन इफ द पीपल वर अगेंस्ट दीज आर नॉट फेयर इलेक्शन। क्या हम इसको फेयर इलेक्शन कह सकते हैं? क्या हम इसको फेयर इलेक्शन नहीं कह सकते। नेक्स्ट देखिए, वी कैन दस एड ए सेकेंड फीचर टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेमोक्रेसी। Holding election of any kind is not sufficient. The election must offer a real choice between political alternative, and it should be possible for people to use this choice to remove the existing rules if they wish so. So a democracy must be based on a free and fair election, but those that currently in power have a fair chance of losing. देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है जो आपकी जो हाईलाइट चली है। ए डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन। बिल्कुल सही है कि जो एक डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, उसे तो बिल्कुल फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए, निष्पक्ष और स्वतंत्र। वेयर दोज करंटली इन पावर हैव ए फेयर चांस ऑफ लूजिंग। We shall find out more about a democratic election in chapter 4। कह रहा है कि इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। अब देखिए इसमें क्या बोला है, We can thus added a second feature। इस प्रकार हम लोकतंत्र की अपनी समझ में एक अन्य विशेषता का जो उसका मेरिट है उसको हम ऐड करते हैं, उसको जोड़ते हैं कि लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं है। उसको जो बिल्कुल यानी कि एनफ नहीं है कि इलेक्शन कराने नहीं है। चुनाव में एक से ज़्यादा असली जो है ना, हमें राजनीतिक विकल्पों के बीच चुनाव की स्थिति भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल हमारे पास में एक ही विकल्प हो, एक ही कैंडिडेट हो और वे अच्छा नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों के पास एक विकल्प रहना चाहिए कि वे चाहे तो शासक दल को गद्दी से उतार देते हैं। शासक दल है ना, जैसे हमारा कोई रूलिंग पार्टी है जो शासन कर रहा है, उसके पास ये भी राइट होना चाहिए कि वे उसको, जो रूलिंग पार्टी है, जो शासक है, उसको गद्दी से उतार दें, उसको यानी कि वोटों में हरा दें। गद्दी से उतारने का मतलब है यहाँ से कि अगर मान लीजिए कोई रूलिंग पार्टी है, कोई रूलिंग है, वहाँ का सीएम है या पीएम है और वे अच्छा शासन नहीं कर रहा, तो जनता के पास में इतना एक राइट्स होना चाहिए वोट से कि वे उसको वहाँ से उसको विदा कर सकता है, उसको हटा सकता है, उसको गद्दी से उतार दे। इस प्रकार लोकतंत्र, अब देखिए जो हाईलाइट है डेमोक्रेसी वाली लोकतंत्र की, इस बार हम कह सकते हैं लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए
ताकि सत्ता में जो बैठे लोगों के लिए जीत हार का समान अवसर हो, है ना। तो उसके लिए क्या है, वेयर दोज करंटली इन पावर हैव ए फेयर चेंज ऑफ लूजिंग, कि ये नहीं है कि जो व्यक्ति पावर्स में बैठा है, वे व्यक्ति जो पावर्स में बैठा है वे ही शासन करे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो फिर तो डेमोक्रेसी में किसी का विश्वास नहीं होगा। तो लोकतंत्र के बारे में और ज़्यादा हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो 4 होगा उसमें पढ़ेंगे। एक इसी का और टॉपिक्स है, देखिए इसी को देख लेते हैं, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। देखिए कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप देखिए इसको कि 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। अब इसका आप मीनिंग समझ गए होंगे, एक व्यक्ति 1 वोट और 1 वोट, कि चाहे व्यक्ति गरीब हो, लेबर हो, चाहे मिडिल क्लास का हो, या बहुत ही रॉयल फैमिली बहुत अच्छा हो, या कोई मिनिस्टर हो, या किसी देश का यानी प्रेसिडेंट या पीएम हो सकता है, या कोई किसी कंट्री का यानी कि एक मजदूर हो सकता है। उसे क्या होना चाहिए, 1 पर्सन, एक व्यक्ति और एक ही वोट होगा और उसकी वैल्यू भी इक्वल होगी। ये नहीं है कि एक मजदूर की वोट की कीमत कम है और किसी देश की जो पीएम है, प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट है, उसकी वैल्यू अधिक होगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि मजदूर तो केवल एक वोटिंग करेगा और या कोई रॉयल फैमिली, कोई रिच पर्सन या कोई मिनिस्टर है, वे एक से अधिक वोटिंग करेगा, ऐसा नहीं है। यही तो डेमोक्रेसी की फीचर्स है कि 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। कितना अच्छा होता है कॉन्सेप्ट। देखिए in the previous chapter we read about how the struggle for the democracy was linked to the demanding for the universal adult franchise। देखिए यूनिवर्सल एडल्ट वैश्य मताधिकार, this principle has now come to be expected almost all over the world, yet there are many instances of the denial of equal right to vote। कितना अच्छा होता है कि पिछले जो चैप्टर है, पिछले अध्याय में पढ़ा कि किस तरह लोकतंत्र के लिए होना वाला संघर्ष सार्वभौम वैश्य मताधिकार के साथ जुड़ा हुआ है ना। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है ना, उसके साथ में जुड़ा हुआ है, सार्वभौम वैश्य मताधिकार के साथ जुड़ा है। अब इस सिद्धांत को लगभग पूरी दुनिया में मान लिया गया है, पर किसी भी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित करने का उदाहरण भी कम नहीं है। ऐसा नहीं, बहुत से लोग आज भी कि इसको यानी कि हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को माना गया है, लेकिन आज भी ऐसे कंट्री हैं कि जहां भी आज भी इसका यूज नहीं किया जा रहा। देखते हैं फॉर एग्जांपल नंबर 1 सऊदी अरब में। देखिए इन सऊदी अरेबियन वुमेन डू नॉट हैव द राइट टू वोट। कितनी बुरी बात है ये लोग डेमोक्रेसी में कि सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं है। क्या आपको ये अच्छा लगेगा? कमेंट्स में बताना कि अगर सऊदी अरब में वुमेन्स को वोट देने का अधिकार नहीं है, इट इज राइट और रॉन्ग। आप बताना कि क्या महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। नेक्स्ट है एस्टोनिया हैज मेड इट्स द सिटीजनशिप रूल्स इन सच ए वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। अब देखिए एक कंट्री है एस्टोनिया। एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह के बनाए हैं। वहाँ के जो सिटीजन है ना, एस्टोनिया कंट्री ने अपने वहाँ जो सिटीजन्स हैं, वहाँ के नागरिक हैं, उसके लिए कुछ रूल रेगुलेशन इस प्रकार से फॉर्मेशन किए कि रूसी जो अल्पसंख्यक है, जो रूस के जो माइनॉरिटी जो है, माइनॉरिटी कम्युनिटी के, कि लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है, अर्थात बहुत ही कम है। कितना है? किसी बताया कि रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। अब ये भी बात सही नहीं है, जैसे सऊदी अरब वाला है ऐसे यहाँ पर भी ये सही नहीं है। अगर कोई भी किसी भी कंट्री में माइनॉरिटी या मेजोरिटी हो, ये बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखती, ज़्यादा डेमोक्रेसी में रखती है एडल्ट जो हमारी है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए, जो इन कंट्री में नहीं है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये डेमोक्रेसी को सही मायने उतर रहे हैं? नो। नेक्स्ट थर्ड एक कंट्री देखिए, फिजी की बात करते हैं हम। इन फिजी द इलेक्ट्रल सिस्टम इन सच दैट द वोट ऑफ ए इंडिजिनियस फिजी हैज मोर वैल्यू देन दैट ऑफ एन द इंडियन फिजियन। अब देखिए यहाँ पर एक नई बात निकल गई। फिजी जो एक कंट्री है, फिजी की चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल वासियों को वोट का महत्व, जो उसका वोट का महत्व है, भारतीय मूल के फिजी नागरिकों वोट से ज़्यादा है। अब देखिए इसका मीनिंग समझ गए
कि एक व्यक्ति जो नेटिव फिजी है, एक व्यक्ति जो फिजी का ही है, मूल फिजी का है, और दूसरा व्यक्ति है जो इंडियन जो लोग हैं और फिजी में जाके बस गए। तो जो नेटिव जो फिजी है, जो वहाँ के फिजी के जो लोग हैं मूल, उनके वोट का अधिकार अधिक है, उसका वैल्यू अधिक है। और जो बाहर के जो फॉरेन के लोग माइग्रेट कर कर वहाँ लिविंग कर रहे हैं, उनको वोट की वैल्यू कम है। क्या आप इसको डेमोक्रेसी कह सकते हो? तो नहीं। आप जो तीनों ये पढ़ रहे हो थ्री, आप सऊदी अरब में जैसे महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं है, और जो एस्टोनिया है उसमें रूसी जो है माइनॉरिटी जो पर्सन है उसको मत देने में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और अगर हम फिजी के अंदर देखते हैं तो फिजी के अंदर जो है कि जो नेटिव जो फिजी है उनका कहीं वोट की वैल्यू अधिक है, और जो इंडियन जो लोग हैं जो फिजी में जाके रह गए उनके नागरिकों के वोट की वैल्यू कम है। क्या आप इन तीनों एग्जाम्पल से कह सकते हो कि ये डेमोक्रेटिक के रूल सही हैं? कह सकते हो क्या? नहीं कह सकते कि ये एक अच्छा रूल नहीं है, ये ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर इस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन होगा तो देश को यानी कि टुकड़े होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, देश में सिविल वार हो सकता है। डेमोक्रेसी इज द बेस ऑन ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी that give us the third feature of democracy. In a democracy, each adult citizen must have one vote and each vote must have one value. We shall read more about in chapter 4. अब देखिए लास्ट में ये बिल्कुल ठीक कह रहा है कि डेमोक्रेसी इज द बेस ऑन ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी, कि लोकतंत्र राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आदि है, उसका बेस है। भाई जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र तो राजनीतिक जो इक्वलिटी है उसके बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रकार हम लोकतंत्र की तीसरी विशेषता को जान लेते हैं, क्या ना? तो थर्ड उसकी जो फीचर्स है उसको जान लेते हैं। क्या है थर्ड विशेषता? देखिए जो बोर्ड वर्ड्स में लिया है, इन ए डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। ये इसका होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि वास्तव में ये है। तो ये था आज के हमारे 2 फीचर्स को हमने डिस्कस किया, डेमोक्रेसी की फीचर्स। फर्स्ट में हमने जो रीडिंग किया था उसका था हमारा फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, एंड सेकंड था कि वन पर्सन वन वोट और वन वैल्यू। ये था आज की हमारी वीडियो में। आप उसको अच्छी तरह से रीडिंग करना, अंडरस्टैंडिंग करना। फिर भी कोई टॉपिक्स को समझ नहीं आए तो आप कमेंट्स करना, आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। ओके, थैंक यू।